हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डेविल ऑन द क्रॉस रिटन बाय गुगिवा थियानगो। गुगिवा थियानगो एक केनियन नॉवलिस्ट एक्टिविस्ट है और उनका ये फिफ्थ नॉवेल है जो 1980 में ओरिजिनली गिकियो लैंग्वेज में लिखा गया था। बाद में उन्होंने इसे इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। इस नॉवेल का टाइटल जो है डेविल ऑन द क्रॉस वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये एक्चुअली बताता है क्रूसिफिकेशन ऑफ क्राइस्ट, लेकिन यहाँ पर हमें क्रूसिफिकेशन ऑफ क्राइस्ट नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं क्रूसिफिकेशन ऑफ अ डेविल देखने को मिलता है। कैसे डेविल को पनिश किया जाता है वो हमें इस नॉवल के थ्रू देखने को मिलता है। अब ये डेविल कौन है, उसे कैसे पनिशमेंट मिलती है और इस टाइटल का क्या एक्चुअल मीनिंग है वो हम स्टोरी के एंड में देखेंगे। इस नॉवेल का थीम जो है वो है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। वैसे तो हमें इसमें ये भी देखने को मिलता है कि औरतों पे कैसे अत्याचार किए जाते हैं, कैसे उन्हें एक्सप्लॉयट किया जाता है, लेकिन इसका मेन थीम जो है वो है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्किंग क्लास। ओके, अब इस नॉवेल को सेट किया गया है पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में। 1980 का दशक है और पोस्ट कॉलोनियल केनिया हमें यहाँ देखने को मिलता है। इस नॉवेल को लिखा गया है पूरे 12 चैप्टर्स में। अब मिलते हैं इस नॉवेल के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स से। सबसे पहले है जेसिंटा वारिंगा। ये इस नॉवेल की प्रोटैगनिस्ट है। एक यंग लड़की है जिसका सपना है कि वो एक मैकेनिकल इंजीनियर बने, लेकिन बहुत ही कम एज में वो प्रेग्नेंट हो जाती है और वो एक लड़की को जन्म देती है जिसका नाम होता है वाम्बुई। रॉबिन मोरा ये प्रोफेशन एक ड्राइवर है और ये बहुत ही रिच लोगों को और पैसों को अप्रिशिएट करता है, उनकी पूजा करता है। मटूरी ये एक हार्ड वर्किंग बिल्डर है और ये वर्किंग क्लास को रिप्रेजेंट करता है। इसका मटूरी का और जेसिंटा वारिंगे का बॉस जो होता है वो सेम होता है। वंगारी ये एक खेती करने वाली औरत है और ये बिल्कुल मटूरी की तरह ही हार्ड वर्किंग है। गटूरिया ये एक म्यूजिशियन है और एक स्टूडेंट भी है जो यूनिवर्सिटी ऑफ नायरोबी में। मुरेरी व मुकुराई ये बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है और बहुत ही स्कॉलर बंदा है। द डेविल एक्चुअली इस नॉवल में प्रेजेंट नहीं है, इमेजिनरी हम कह सकते हैं। बार बार इस वर्ड को यहाँ रेफर किया जाता है इस नॉवल में। और द डेविल जो है वो एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है केनिया में के वो सारे टाइकून्स या ऑल ओवर द वर्ल्ड जो ट्रेडर्स से बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो वर्किंग क्लास लोगों को एक्सप्लॉयट करते हैं अलग अलग तरीके से, वो सारे जो है वो द डेविल कंसेप्ट में आते हैं। बॉस कहारा ये वारिंगा और मटूरी का बॉस है और ये भी बहुत ही एक्सप्लॉयट करता है वर्किंग क्लास लोगों को। जॉन किम्वाना ये वारिंगा का फॉर्मर लवर है और ये बहुत ही पैशनेट और यंग स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी में। गिकैंडी प्लेयर ये इस नॉवेल का नरेटर है और मोंटी ये एक अननोन इंसान है जो वारिंगा को जब वो सुसाइड कर रही होती है तब उसे मिलता है और डेविल्स फीस्ट के लिए इनवाइट करता है। इस नॉवल में हम जो देखने वाले हैं वो डेविल्स फीस्ट एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, तो वो हम जान लेते हैं कि क्या है। डेविल्स फीस्ट जो है वो एक्चुअली केनिया में होने वाला एक तरीके का सेलिब्रेशन है जहाँ पर कि फॉरेन गेस्ट्स आने वाले। अब ये फॉरेन गेस्ट्स कौन है, तो ये अमेरिका, जापान और भी कई कंट्रीज से आए हुए लोग हैं जो कि रॉबर्ट्स है या थीव्स है। रॉबर्ट्स थीव्स इसलिए क्योंकि वो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, टाइकून्स हैं अपने देशों में के, और वो वर्किंग क्लास लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं कि उनसे बहुत ज़्यादा काम करवा के लेते हैं, उन्हें कम पैसा देता है और अलग अलग तरीके से वो जो भी निचले स्तर के लोग हैं उनको उनसे पैसा लेते हैं, उनसे प्रॉफिट बनाते हैं, तो उनको यहाँ रॉबर्ट्स और थीव्स कहा गया है। तो केनिया में के और कुछ फॉरेन कंट्रीज में के ऐसे लोग मिलकर यहाँ पर एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं जिसे डेविल्स फीस्ट कहा गया है। यहाँ पर एक कंपटीशन रखा गया है जिसमें से 7 सबसे चतुर ऐसे चोर या डकैतों को चुनने वाले हैं जो अलग अलग तरीके से लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं और अपना जो है पैसा कमाते हैं, पैसा बनाते हैं, तो उसे यहाँ पर डेविल्स फीस्ट कहा गया है। ओके, तो अब शुरू करते हैं नॉवेल की समरी। ये नॉवेल एक्चुअली है जेसिंटा वारिंगा की लाइफ हमें बताता है, कैसे बेचारी अलग अलग तकलीफ़ों से होकर गुजरती है वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। अब इस नॉवेल का जो नैरेटर है कैंडी प्लेयर, वो स्टोरी को बताने से एक्चुअली थोड़ा सा हिचकिचाता है क्योंकि इल्मोरॉग में जो कुछ भी होता है डेविल्स फीस्ट में और जेसिंटा वारिंगा के लाइफ में वो काफ़ी शेमफुल होता है, लेकिन उसे एक डिवाइन इंस्पिरेशन होता है और लोग भी उसे काफ़ी फोर्स करते हैं कि वो इस स्टोरी को बताएं, तो वो इस स्टोरी को नैरेट करता है और यहाँ से शुरू होते हैं नॉवेल की कहानी।
अब हमारे इस नॉवल की प्रोटैगनिस्ट जेसिंटा वारिंगा को इंट्रोड्यूस किया जाता है चैप्टर 2 में, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जेसिंटा वारिंगा जो है, जो काफ़ी यंग होती है तभी, उसे उसके अंकल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं एक अमीर आदमी से, जो कि नागोरिका का होता है, रिच ओल्ड मैन। ये रिच ओल्ड मैन जो है वो सेक्सुअली अट्रैक्ट होता है जेसिंटा की तरफ। वो उसे पैसे देता है, लग्जरियस चीज़ें देता है, जिसकी वजह से जेसिंटा जो है वो अपने एम से, अपने गोल से, इंजीनियर बनने के अपने सपने को छोड़ देती है और इस रिच ओल्ड मैन के साथ में इन्वॉल्व हो जाती है। अब रिच ओल्ड मैन स्टार्टिंग में तो उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, लेकिन जैसे उसे ये पता चलता है कि जेसिंटा वारिंगा जो है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, उसकी वजह से वो उसे छोड़ देता है। अब जेसिंटा वारिंगा जो है वो एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम होता है वाम्बुई। अब जेसिंटा अपनी बेटी को अपने पेरेंट्स के पास में छोड़ देती है इल्मरॉग में, और वो चली जाती है एक कंस्ट्रक्शन साइट पे जॉब करने के लिए जिसका नाम होता है चैंपियन कंस्ट्रक्शन, जहाँ का बॉस जो होता है वो होता है कहारा। अब कहारा जो है वो जेसिंटा के तरफ अट्रैक्ट होता है, वो कोशिश करता है कि उसके साथ में फिजिकल रिलेशंस बनाए, लेकिन इसकी वजह से जेसिंटा जो है वो उस जॉब को छोड़ देती है, और वो अपने जॉब छोड़ने की वजह अपने बॉयफ्रेंड के साथ में शेयर करती है जिसका नाम होता है जॉन किनवाना। अब जैसे वो अपने बॉयफ्रेंड को ये सब बताती है कि उसके बॉस ने उसके साथ में क्या करने की कोशिश की है, तो उसका बॉयफ्रेंड जो है वो उल्टा उसी पर शक करता है। उसे लगता है कि पक्का जेसिंटा का जो है उसके साथ में अफेयर रह चुका होगा, उन दोनों के बीच में सेक्स हो चुका होगा, और ये सोचकर वो जेसिंटा को छोड़ देता है। इसके बाद में जेसिंटा जो है वो जिस स्टूडियो अपार्टमेंट में रहती है रेंट पर, वहाँ पर रेंट देने के लिए उसके पास में पैसे नहीं होते हैं, तो 3 गुंडे वहाँ पर आते हैं और उसका सामान उस स्टूडियो अपार्टमेंट से बाहर फेंक देते हैं और बेचारी रास्ते पर आ जाती है। अब जेसिंटा का जॉब चला जाता है, उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़ देता है, उसके पास में जॉब नहीं, पैसा नहीं, रहने के लिए घर नहीं, वो बहुत ही डिप्रेस हो जाती है, और इसी डिप्रेशन में वो डिसाइड करती है कि वो सुसाइड कर लेगी। वो रेलवे ट्रैक्स पर जाती है और सोचती है कि अपने आप को मार देगी। इतने में वहाँ पर एक अननोन बंदा आता है जिसका नाम होता है मोंटी, और वो आकर उसे सुसाइड करने से रोकता है। जब वो जेसिंटा की स्टोरी सुनता है कि उसके साथ में क्या क्या हुआ, उसे बहुत बुरा लगता है, और वो जेसिंटा को डेविल्स फीस्ट में आने का इनविटेशन देता है। अब जेसिंटा जो है वो सोचती है कि वो फीस्ट में जाए या ना जाए, लेकिन जैसे वो उसे ये समझता है कि वो डेविल्स फीस्ट जो है वो इवेंट जो है वो उसी के होम टाउन में होने वाला है, इल्मरॉग में होने वाला है, जहाँ उसके पेरेंट्स रहते हैं, तो वो डिसाइड करती कि वो इस फीस्ट को ज़रूर अटेंड करेगी। अब वो मटाटू से, मतलब टैक्सी बस से ट्रैवल करती है अदर पैसेंजर्स के साथ में इल्मरॉग के लिए। वहाँ पर जो उसके अदर फेलो पैसेंजर्स होते हैं उनके साथ में उसका काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग होता है। वो लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं अपनी अपनी स्टोरीज और बताते हैं, जैसे कि पहला गटूरिया जो है वो एक अफ्रीकन स्टडीज़ प्रोफेसर होता है, स्टूडेंट भी होता है यूनिवर्सिटी में, और एक म्यूजिशियन भी होता है। तो वो गटूरिया जो है वो एक ऐसा म्यूजिकल कंपोजिशन बनाना चाहता है जिसके थ्रू वो केन्या के हिस्ट्री को सम्मानित कर सके, प्रतिष्ठा दिला सके। इधर वांगरी जो होती है, वांगरी वो एक पीजेंट वुमन होती है, खेती करने वाली लेडी होती है। इसने माओ माओ रिबेलियन में, जो कि केन्या के इंडिपेंडेंस के लिए किया गया था, उसमें ये पार्टिसिपेट करती है एक्टिवली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो काम ढूंढने के लिए नायरोबी में घूम रही होती है तो उसे अरेस्ट कर लिया जाता है पुलिस की तरफ से। उसके ऊपर कुछ चार्जेस लगते हैं, और इसी वजह से वो इल्मरॉग में जाना चाहती है ताकि वो पुलिस को बता सके कि वो इधर उधर इसलिए भटक रही थी क्योंकि उसे काम चाहिए, उसके पास में काम नहीं है, और पुलिस उनको अरेस्ट करे जिनकी वजह से एक्चुअल में ये सारी कंडीशन केन्या में क्रिएट हुई है। मटूरी ये एक बिल्डर है जो कि कहारा के पास में जॉब करता था, जहाँ पे वारिंगा भी जॉब करती थी, और ये अपने बॉस से सफिशिएंट पेमेंट मांगता है उसके जो भी उसने श्रम किए, जो भी उसने काम किया उसका, ताकि वो जी सके। लेकिन इसके लिए उसका बॉस उसे जो है वो जॉब से निकाल देता है। मुरेरी व मुकुराई ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और बहुत ही स्कॉलर बंदा है। ये सिर्फ बिलीव करता है थेफ्ट में, कि भाई एक्सप्लॉइट करो वर्किंग क्लास को, क्योंकि ऐसे चोरी चकाटी किए बिना देश की जो है उन्नति प्रगति नहीं हो सकती है। उसके बाद में ये जो बिजनेसमैन है मुरेरी व मुकुराई, ये उस फीस्ट के बारे में अपने फेलो पैसेंजर्स को बताता है कि ये डेविल्स फीस्ट जो है वो एक्चुअली एक तरीके का कंपटीशन है, जहाँ पर बहुत ही जो 7 क्लेवरेस्ट थीव्स या रॉबर्ट्स होंगे इल्मरॉग के, उन्हें चुना जाएगा और उन्हें विनर घोषित किया जाएगा। ये जो फीस्ट है ये एक्चुअली किसी डेविल ने ऑर्गेनाइज नहीं किया है, ये ऑर्गेनाइज किया है इल्मरॉग में के जो लोकल
थीव्स या रॉबर्ट्स है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, टाइकून्स है, उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है। और यहाँ पर कुछ फॉरेन गेस्ट्स भी आने वाले हैं जो कि अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्वीडन, जापान, ऐसे अलग अलग देशों से हैं। और ये लोग भी अपने देश में ऐसे ही एक्सप्लॉइट करते हैं वर्किंग क्लास लोगों को, और वो भी यहाँ पर आने वाले हैं। तो सारे लोग जो है वो डिसाइड करते हैं कि वो फीस्ट में जाएंगे। अब जैसे ये फीस्ट पे पहुंचते हैं, वारिंगा और अदर पैसेंजर्स जो है वो देखते हैं कि वहाँ पर केन्या में के बड़े बड़े लोग जो है वो वहाँ पर आए हुए होते हैं, और हर कोई जो है वो अपनी अलग अलग जो है केस बताता है कि मैंने ऐसे एक्सप्लॉइट किया वर्किंग क्लास को, या मैंने कैसे वर्किंग क्लास लोगों या जो नीचे स्तर के लोग होते हैं उनके ऑर्गन्स जो है, बॉडी ऑर्गन्स, उनको बेचा गया, या कैसे उनको उल्लू बनाकर उनसे पैसा लूटा गया, कैसे उनने अलग अलग स्कीम इस्तेमाल की। ये सारा डिस्कशन वहाँ पे चल रहा होता है, वो बता रहे होते हैं ताकि उस कंपटीशन को वो जीत सके। अब ये सुनने के बाद में वहाँ पर जो मुरेरी होता है, जो कि बिजनेसमैन होता है, वो एक प्रपोजल देता है उन सब के सामने, स्टेज पर जाता है और कहता है कि अब ये जो सारे फॉरेन गेस्ट हैं ना, जो अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, स्वीडन, कहाँ कहाँ से आए हैं, इन सबको इल्मरॉक से बाहर भगा दो, क्योंकि ये तो फॉरेनर्स है। हम क्या करते हैं कि हम जो इल्मरॉग में के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, टाइकून्स हैं, ये हम कंपटीशन या जो कुछ भी हो सब हमारे बीच में ही रखते हैं, ताकि जो कुछ भी वेल्थ हम कमा रहे हैं मिलकर, उसका बड़ा स्लाइस जो है, बड़ा पोर्शन जो है वो हमें मिले, और इन फॉरेनर्स का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ना रहे। ये सुनने के बाद में फॉरेनर्स जो होते हैं वो नाराज़ हो जाते हैं, और वहाँ पर एक तरीके का भगदड़ मच जाती है। अब वहाँ पर वारिंगा और गटोरिया डिसाइड करते हैं कि वो ऑब्जर्वर्स की तरह वहाँ पर रहेंगे, वो कुछ इन्वॉल्व नहीं होंगे इस सारे मैटर में। और वंगारी और मुटूरी जो है वो जाके पुलिसमैन लोगों को वहाँ पे बुलाते हैं ताकि वो आए और इन लोगों को अरेस्ट करे, जिन्होंने न जाने कैसे कैसे वर्किंग क्लास लोगों को एक्सप्लॉइट किया है, जिनकी वजह से इन सबको इतनी तकलीफ हुई है, श्रमिक लोगों को। लेकिन पुलिस आती है, क्योंकि वो तो रिच लोगों के लिए काम करते हैं, तो पुलिस आती है और वो वंगारी को ही अरेस्ट कर लेती है उल्टा, क्योंकि वंगारी को तो वो ऑलरेडी ढूंढ रहे होते हैं, नायरोबी में वो घूम रही थी इधर उधर इसकी वजह से, और उसे ही पकड़ कर लेकर जाते हैं। तो मुटूरी क्या करता है कि वो जाता है और लोकल वर्कर्स जो होते हैं इल्मोरॉग में के, जो स्टूडेंट्स होते हैं या जिनको किसी भी तरीके से इन बिजनेसमैन लोगों ने टॉर्चर किया, उन सबको वो लाता है वहाँ पर, उस ग्रुप को, और उस इवेंट को वो लोग वहीं रुकवा देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो सारे लोकल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होते, थीव्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थीव्स एंड रॉबर्ट्स, वो सब वहाँ से भाग जाते हैं, सारे फॉरेन गेस्ट्स भी भाग जाते हैं। इवेंट तो ब्रेक हो जाता है, लेकिन ये सारे लोग जो है वो भागने में कामयाब हो जाते हैं। अब इस इवेंट को 2 साल बीत जाते हैं, और वारिंगा जो है वो गटोरिया के साथ में इन्वॉल्व है, दोनों शादी करना चाहते हैं। इन 2 सालों में वारिंगा जो है वो एक बहुत ही लेंदी और बहुत ही कॉस्टली ऐसा ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट करती है, जिसके बाद में उसका इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर बनने का सपना पूरा हो जाता है, और वो एक गैराज में काम करती है। इधर गटोरिया जो है वो भी एक म्यूजिकल कंपोजिशन बना लेता है, जो कि वो बनाना चाहता है, जिसके ज़रिए वो केन्या की हिस्ट्री को सम्मानित कर सके, प्रतिष्ठा दिला सके, ऐसा वो म्यूजिकल कंपोजिशन बना लेता है। इधर कहारा जो होता है, जो कि पहले वारिंगा का कभी बॉस हुआ करता था, जो उसकी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट होता है, वो उस गैराज में जहाँ पर वारिंगा काम करती है एज ए इंजीनियर, उसको खरीदता है, और इसमें उसका सपोर्ट करते हैं कुछ अमेरिका, जर्मनी और जापान के बिजनेसमैन। वो उस गैराज को खरीदता है और वहाँ पर एक टूरिस्ट होटल बनाना चाहता है। तो ये जो वारिंगा होती है, इस बीच में गटोरिया और वारिंगा, क्योंकि गटोरिया को अपना म्यूजिकल कंपोजिशन अपने पेरेंट्स को दिखाना होता है, तो वारिंगा को साथ में लेकर जाता है। अब वारिंगा फर्स्ट टाइम गटोरिया के पेरेंट्स से मिलने वाली होती है। गटोरिया की माँ से मिलते तो उन्हें आशीर्वाद मिल जाता है। जब वारिंगा गटोरिया के फादर से मिलती है तो उसे पता चलता है कि गटोरिया का फादर जो है वो रिच ओल्ड मैन है, मतलब जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हुई थी। और गटोरिया के घर पर उसे वो कई सारे लोग दिखते हैं जो कि उस डेविल्स फीस्ट में मौजूद थे, बड़े बड़े टाइकून्स, ट्रेडर्स। तो ये देखने के बाद में जब उस गटोरिया के पिता जो है वो वारिंगा को देखते हैं तो उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं, उसे फिर से उसी तरीके से टच करने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद में वारिंगा जो जोर से चीखती है उन्हें देखकर, और उन्हें शूट कर देती है इस गन से। उसके पास में गन होती है, ये गन एक्चुअली उसे मुटूरी ने दी होती है डेविल्स फीस्ट में, बहुत ही सीक्रेटली, ताकि जब कभी उसे ज़रूरत पड़े सेल्फ डिफेंस की तो वो उसे इस्तेमाल कर सके। तो वारिंगा जो है वो गुस्से में उस गन को निकालती है और गटोरिया के फादर को शूट कर देती है। साथ ही में वहाँ पर जो डेविल्स फीस्ट में मौजूद जो बड़े बड़े टाइकून्स थे, जिन्होंने एक्सप्लॉइट किया वर्किंग क्लास को,
उन सबको भी वो वहाँ पर शूट कर देती है और बहुत ही कॉन्फिडेंटली उस घर से बाहर गुस्से में बड़े बड़े कदम लेते हुए निकल जाती है। इधर गटूरिया जो है वो खड़ा देखते हुए रह जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि वो किसकी साइड ले, या क्या वो वारिंगा की साइड ले या वो अपने पिता की तरफ जाए। उसे समझ में नहीं आता है, वो असमंजस में खड़ा ही रहता है। और इस तरीके से ये नॉवल जो है वो ख़त्म होता है। अब इस नॉवल का टाइटल जो है डेविल ऑन द क्रॉस। क्रॉस एक्चुअली सिंबल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्रिश्चियनिटी में, क्योंकि यहाँ पर क्रूसिफिकेशन होता है इस क्रॉस पर क्राइस्ट का। लेकिन यही क्रॉस इस नॉवल में, यहाँ पर क्रूसिफिकेशन तो नहीं है डेविल, लेकिन वारिंगा जब इन बड़े बड़े टाइकून्स को मारती है, अमीर लोगों को मारती है जिन्होंने एक्सप्लॉइट किया है गरीब लोगों को, तो एक्चुअली डेविल जो है, डेविल इन द फॉर्म ऑफ दिस बिग बिजनेसमैन एंड टाइकून्स, उनको पनिश करती है। अंत में उनको, नॉवल के एंड में उनको मारती है, शूट करती है। तो एक तरीके से उस डेविल को पनिशमेंट मिलती है। मगर भले ही इस डेविल को, जो कि अलग अलग फॉर्म में हर पीरियड में, मतलब केनिया को जब इंडिपेंडेंस नहीं मिला था उसके पहले और मिलने के बाद में भी ये डेविल मौजूद ही है। पहले जब कॉलोनियल पीरियड में उन पर फॉरेनर्स जब राज्य करते थे तो वो अपने तरीके से राज्य चलाते थे, लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे। लेकिन जब केनिया को इंडिपेंडेंस मिला तो उसके बावजूद भी, भले ही लोगों को ये लगता होगा, लोकल लोगों को, कि उन्हें इंडिपेंडेंस मिल गया है, बट एक्चुअली कहीं ना कहीं फॉरेनर्स ही उसमें इन्वॉल्व होते हैं। वो अपनी ही पॉलिसी चलाते हैं, उन्होंने उनके माइंड को एक तरीके से गुलाम बना के रखा होता है। तो इस तरीके से वो डेविल जो वो थ्रू आउट द नॉवल प्रेजेंट रहता है। और ये द डेविल ऑन द क्रॉस, जब क्राइस्ट क्रॉस पे होता है, क्रॉस पे होते हैं क्रिश्चियनिटी में, उसका मतलब ये होता है कि द क्राइस्ट इज गोइंग टू रीबॉर्न। वो उनका एंड नहीं है, भले उनका क्रूसिफिकेशन हुआ बट ही इज गोइंग टू कम बैक। तो यहाँ पर जो डेविल ऑन द क्रॉस है, तो ये डेविल इस तरीके से ख़त्म नहीं हो सकता है। भले कुछ टाइकून्स को मार दिया वारिंगा ने, लेकिन ये डेविल, द डेविल, ये ख़त्म नहीं होने वाला है। इट इज़ गोइंग टू कम बैक इन सम अदर फॉर्म, अलग लोगों के फॉर्म में, अलग तरीके से ये डेविल और फिर से वापस आएगा। तो ये इस टाइटल का मीनिंग है या इम्पोर्टेंस है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द नॉवेल। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन।